हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा फोर्थ क्लास है और आज के क्लास में हम डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी नंबर 3, 4 और 5 को समझेंगे। लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 और 2 को अच्छे से समझ लिया था। तो चलिए, प्रॉपर्टी नंबर 3 हमारा क्या कहता है। इफ़ ऑल नंबर्स ऑफ वन रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर जीरो देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ जीरो। मतलब कि जब किसी डिटर्मिनेंट के कोई रो या कॉलम का सारा नंबर जीरो हो तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस डिटर्मिनेंट में रो 2 का सारा नंबर जीरो है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। वैसे ही आप कॉलम के लिए भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक कोई डिटर्मिनेंट है, उसमें किसी एक कॉलम का सारा नंबर ज़ीरो है तो उसके लिए भी आंसर आप क्या बोलेंगे, ज़ीरो ही बोलेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारा क्या कहता है, if we multiply any scalar to a determinant then that scalar multiplied exactly by one row or column। स्केलर का मतलब यहाँ पे है नंबर या फिर रेशनल नंबर, जो भी फ्रैक्शन में भी हो सकता है, कुछ में भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्केलर का मतलब हो गया नंबर। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी में ये कहता है कि अगर आप किसी नंबर को किसी डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम से जाके मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इस डिटर्मिनेंट में 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये जो 2 है वो या तो किसी रो में जाके मल्टीप्लाई होगा या फिर किसी कॉलम में जाके मल्टीप्लाई होगा। तो मैं सबसे पहले आपको रो में मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ। तो मान लीजिए कि मैं रो 1 में मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2a 2b 2c और बाकी के नंबर्स को मैं एज इट इज़ यहाँ पे लिख दूँगी। ठीक है, वैसे ही आप कॉलम में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप कॉलम 2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कॉलम 2 में जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2b 2e और 2h और बाकी के नंबर्स को एज इट इज़ यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा था प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहता है कि वी कैन ब्रेक एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट देन डिटर्मिनेंट इनटू टू पार्ट्स। वी कैन ब्रेक एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इनटू टू पार्ट्स। हम किसी डिटर्मिनेंट के कोई रो या कोई कॉलम को दो पार्ट में ब्रेक करके लिख सकते हैं। जैसे दो पार्ट में मुझे लिखना है तो मैं यहाँ पे पहले दो डिटर्मिनेंट बना लेती हूँ। मैंने यहाँ पे प्लस क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास प्लस था। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी कि इस ए बी सी को एक कॉलम मानूंगी और यहाँ पे लिख दूँगी ए बी सी। ठीक है, और बी सी डी को मैं एक कॉलम मानूंगी और इसको सेकेंड डिटर्मिनेंट में लिखूँगी बी सी और डी और बाकी के नंबर्स को मैं एज इट इज़ यहाँ पे लिख दूँगी। तो ये है हमारे पास बी ए सी बी डी सी। ठीक है, और इसमें है बी ए सी बी डी सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस डिटर्मिनेंट में कॉलम 1 कॉलम 3 के बराबर है और इस डिटर्मिनेंट में कॉलम 1 कॉलम 2 के बराबर है। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 से ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी नंबर 2 से इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा 0 और इसके लिए भी वैल्यू होगा 0। तो ऑल ओवर जो आंसर आएगा इसका वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको नंबर वाले एक डिटर्मिनेंट से समझ लेते हैं। जैसे मेरे पास ये एक डिटर्मिनेंट है तो मैं इसको पहले तो उस फॉर्म में लिखूँगी। तो जैसे 7 है मेरे पास तो 7 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 + 4। 3 को मैं लिख सकती हूँ 1 + 2 और 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 + 6 और बाकी के नंबर्स को मैं एज इट इज़ यहाँ पे लिख देती हूँ। अब मैं 3 1 3 को एक कॉलम मानूंगी और उसको मैं एक डिटर्मिनेंट में लिखूँगी 3 1 3। ठीक है, और 4 2 6 को मैं एक कॉलम मानूंगी और उसको मैं सेकेंड डिटर्मिनेंट में लिखूँगी 4 2 6। ठीक है, बाकी के नंबर्स को मैं एज इट इज़ लिख दूँगी। तो ये हो जाएगा 3 4 1 2 3 6 3 4 1 2 3 6। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस डिटर्मिनेंट में कॉलम 1 कॉलम 2 के बराबर है और इस डिटर्मिनेंट में कॉलम 1 कॉलम 3 के बराबर है। तो
प्रॉपर्टी नंबर 2 से ये फिर से हमारा जो आंसर आया है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 5। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।